तो स्वागत है आप सभी ऑनररी गेस्ट का। तो स्वागत करता हूं प्रवीण मलिक जी, जो कि ग्रेजुएट हैं वेटनरी साइंस फ्रॉम जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी से 1990 में। उन्होंने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करी अपनी बैक्टीरियोलॉजी 1993 और पीएचडी करा वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। उनको सम्मानित किया गया वाइस चांसलर साहब से ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, थर्ड बेस्ट ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट। उनको और भी अवार्ड मिले कई सारे, जिसमें जूनियर और सीनियर रिसर्च फेलोशिप थी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च से। उन्होंने फेलोशिप ली रेप्यूटेड नेशनल एकेडमी ऑफ वेटनरी साइंस से। उनका 22 साल का अनुभव है रिसर्च एक्सपीरियंस में और वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी में और एनिमल डिजीजेज में। और उन्होंने काफी पोल्ट्री डेवलपमेंट के लिए, एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट के लिए साइंटिफिक और डायग्नोस्टिक में अपना इन्वेस्टमेंट दिया है अपने वक्त का और अनुभव का। तो और इंचार्ज है वो कोऑर्डिनेटर भी हैं वेटनरी टाइप ऑफ कल्चर कलेक्शन बीटीसीसी का। वो कोऑर्डिनेट भी करते हैं और काफी स्ट्रेंथन किया है, वो मैनेज करा है उन्होंने रिपोजिटरी ऑफ माइक्रोब्स ऑफ एनिमल ओरिजिन। वो एसोसिएटेड हैं with isolation, characterization और authentication of microbes and of animal origin। वो एक्सपीरियंस है डिटर्मिनेशन ऑफ साइटोटॉक्सिसिटी पे, जो कि various serowords of salmonella isolated from foods of animal origin and partially purified and characterized by cytotoxic enterotoxin psychotoxins। बहुत टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन सारी चीजों के को चलाने के लिए प्रवीण मलिक साहब का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। वो आज इन्फेक्शन डिजीजेस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड एनिमल और वाइल्ड एनिमल इंक्लूडिंग डिजीज ऑफ जूनोटिक इंपॉर्टेंस पे काम कर रहे हैं। कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेटनरी माइक्रोब्स, अंडरस्टैंडिंग वेरिएशन amongst them and association with these conditions, exploitation of these microbes for development of diagnostic and prophylactic biologicals of infectious disease पे काम कर रहे हैं। और वो एडवोकेसी कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन हेल्थ प्रोग्राम ऑन एनिमल हस्बेंड्री। तो इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे फर्स्ट पैनलिस्ट हैं मिस्टर विजय सरदाना जी। प्लीज टेक इट फॉरवर्ड। सबसे पहले सबका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आपने टाइम निकाला और हमारे साथ जुड़े। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रवीण मलिक साहब को, जैसा कि गुलरेज भाई ने इंट्रोडक्शन दिया था प्रवीण जी का। डॉक्टर मलिक से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें, क्योंकि आप भारत के पूरे परिदृश्य को समझते हैं, इस देश का भविष्य क्या है, कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं और जो चुनौतियां हमारे सामने अभी हैं हम उनको कैसे एड्रेस करें, उसमें भारत सरकार की सोच क्या है, भारत के संस्थानों की सोच क्या है और पॉलिसी मेकिंग डिफरेंट लेवल्स पे किस तरह से हो रही है, ताकि किसानों को भरोसा आए कि इसमें अभी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और वो करने को तैयार है। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रवीण मलिक साहब से कि वो अपना संबोधन करें। डॉक्टर साहब। धन्यवाद विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सामने मेरे कुछ गुरु बैठे हुए हैं, कुछ मेरे बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं और अच्छा लगेगा जब मैं इन लोगों को सुनूंगा। वापस से एक क्लासरूम जैसी फीलिंग भी आएगी। कैसे हम जो आपने एक टॉपिक रखा कि डिजीज फ्री इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री, बहुत बढ़िया बात आपने कही है, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह की सिचुएशन हम देखते हैं और जो चीजें हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से पोल्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर ओपी चौधरी से कई बार चर्चा होती है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को आप क्या दोगे। पोल्ट्री इंडस्ट्री तो खुद आपको बहुत कुछ सपोर्ट देती है, क्योंकि ये अभी बहादुर अली जी ने कहा कि ये एक इंडिपेंडेंट तरीके से शुरू हुई इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री में अभी जो एक लिंकेजेस की जरूरत है वो गवर्नमेंट के साथ, फार्मा इंडस्ट्री के साथ जिस तरीके की लिंकेजेस की जरूरत है, मुझे लगता है कि वो लिंकेज में हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हटे हुए हैं। सबसे पहली बात बहादुर साहब ने कही थी कि हम इंफॉर्मेशन कुछ भी डाटा देते नहीं हैं। डाटा नहीं देते हैं का मतलब क्या है कि खाली ये नहीं कि हम क्या पैदा कर रहे हैं, कितना पैदा कर रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है ये बात मैं अगर डिजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, जो आज का टॉपिक है, कि डिजीज में हम लोग चाहते हैं कि सर्विलेंस ऑफ डिजीज को हम एक मेजोरिटी फैक्टर बना के रखें, जिसके लिए जरूरत है हमें टाइमली आप लोगों के पार्टिसिपेशन की। जरूरत है कि आप लोग खुल के हमारे सामने आए और बताएं कि हमारे यहाँ डिजीज की सर्विलेंस का अगर हम कोई मैकेनिज्म पैदा करें तो इस मैकेनिज्म में आप लोगों का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी है।
जो अभी तक नहीं कर पाए। अगर हम कहें फोर वार्निंग, देखिए कोई भी डिजीज होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या उसे प्रिवेंट करने के लिए मुझे फोर वार्निंग की रिक्वायरमेंट है। हम लोग एक मॉडल पे काम करते हैं जिसका नाम हम कहते हैं कि यू प्रिडिक्ट, यू प्रिवेंट, यू डिटेक्ट एंड यू रेस्पॉन्ड। हमें पहले से डाटा के बेस पे पहचानना होगा कि क्या बीमारी आने वाली है, अगर आने वाली है तो उसे कैसे रोका जा सकता है, और अगर गलती से वो आ भी गई तो उसे जल्दी से जल्दी कैसे डिटेक्ट करें, और उसके बाद हम किस तरीके से जल्दी से रेस्पॉन्ड करके उसे कंटेन करें, कंट्रोल करें। अब इसके लिए जरूरत है हमें अच्छे डायग्नोस्टिक्स की। सबसे पहले डाटा की जरूरत है, जो हमें रिक्वायरमेंट है। अगर आप लोग सहयोग देते हैं, आप लोग करते हैं, तो हम इसका एक सर्विलेंस प्रोग्राम म्यूचुअली एग्री करके एक सर्विलेंस प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। खासतौर से वो 2-3 बीमारियों की तो हम बात कर ही सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा की हम बात करते हैं, न्यूकासल डिजीज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं। इसमें अभी तक जो सरकार की सोच थी वो ये थी कि हम इसे इन्फ्लुएंजा को लेके थोड़ा सा एप्रीहेंसिव थे कि फैले नहीं, तो इसकी टेस्टिंग हमने सिर्फ निषाद में रखी थी। लेकिन पिछले कुछ सालों के जो कंडीशंस देखी तो हमने इसे डिसेंट्रलाइज करने का एक प्रोसेस शुरू किया है, जिसमें हमने अपने आरडीडीएल्स को इंक्लूड किया है, जिसमें हमने वेटरनरी कॉलेजेस को किया है। लेकिन हम कहते हैं कि आपके पास अगर BSL-3 फैसिलिटीज नहीं है तो आप टेस्टिंग को सिर्फ अपनी न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग तक सीमित रखें, एलाइजा तक सीमित रखें, लेकिन जब आइसोलेशन की बात करें तो BSL-3 फैसिलिटीज में बात करें। इन सब मैकेनिज्म ने, अगर हमारे पास सर्विलेंस मैकेनिज्म अच्छा होगा तो हम जरूर से अच्छे डिजीज फ्री कंपार्टमेंट्स पैदा कर सकते हैं। और ये डिजीज फ्री कंपार्टमेंट्स की जरूरत हमें बहुत ज्यादा है। हम चाहेंगे कि इसमें भी जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं थोड़ा ओपनली हमारे साथ आए, अपनी कंडीशंस बताएं, और जिन चीजों की वजह से नुकसान होता है। अभी पीछे को एक मैंने मीटिंग ली यहाँ, जिसमें वैक्सीन इंडस्ट्री हमारे साथ आई और बात करने लगी कि किस तरीके से, उसमें डॉक्टर महाजन भी शामिल थे। हमारा एक मेजर मत ये था, जो हमारा मुख्य मत ये रहा कि इसमें खाली हम ये बात ना करें कि हम कैसे वैक्सीन से कंट्रोल करें, हम ये बात करें कि हम उस बीमारी को कैसे बचा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। चाहे वो हाइजीन की जरूरत हो, फार्म पे बायोसिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हो, बहुत जरूरी है जिस तरह की एजुकेशन अवेयरनेस फार्मर को हमारे कंसल्टेंट वैक्सीन इंडस्ट्री के प्रेशर में देते हैं कि ये वैक्सीन आई है, इसका नीड है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन ये लगाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मोर्टेलिटी नहीं होने देगी। लेकिन हम उधर से ये नहीं देखते हैं कि जो हाइजीन हमें चाहिए, जिस तरह की बायोसिक्योरिटी हमें फार्म में चाहिए, क्या उस तरह की बायोसिक्योरिटी है हमारे पास। हम बात करते हैं AMR की, सब लोग बात करते हैं, और AMR इज अ टॉपिक जो मुझे लगता है ग्लोबल बज़वर्ड है। लेकिन इस AMR में सबसे ज्यादा रोल हमारे फार्मर्स का है। क्या हम उनको एंटीबायोटिक फ्री या रिडक्शन इन ओवरऑल कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्या टोटल एंटीबायोटिक्स को हम घटा सकते हैं किसी तरह के प्रैक्टिसेस से? डेफिनेटली घटा सकते हैं। हमारे पास अच्छे मॉडल्स हैं, एग्जांपल्स हैं, हम इनके ऊपर बात कर सकते हैं। वाटर क्वालिटी के ऊपर जनरली मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा ना कंसल्टेंट्स बात करते हैं ना हम लोग बात करते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर हम उन्हें अच्छा एक क्वालिटी वाटर भी, पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करवा सकें। कारकासीज की सेफ डिस्पोजल, वेस्ट मटेरियल की पोल्ट्री हाउस से सेफ डिस्पोजल, उसकी हम कहीं बात नहीं करते हैं। टाइमली रिपोर्टिंग अगर डेथ की या किसी डिजीज की, ज्यादातर मैंने देखा पोल्ट्री फार्मर्स को पता चल जाता है। और अभी पिछले एवियन इन्फ्लुएंजा के आउटब्रेक में हमें ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि नहर में उन्होंने हजारों मुर्गियां फेंक दी हैं। आप सोचिए, आपने शायद अपना फार्म बचा लिया सिर्फ इस वजह से कि हमने रिपोर्ट नहीं होने दी। वो कहां तक फैलेगा, किसके पास जाएगी बीमारी, कैसे हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे, किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी और सपोर्ट होते हुए भी हम आपको किस तरीके से टाइमली इसे सपोर्ट दे पाएंगे, ये हमें समझाने की जरूरत है। और फार्मर, मुझे लगता है कि हमारा फार्मर कहीं ना कहीं या तो एसोसिएशंस के साथ जुड़ा है या पोल्ट्री के वैक्सीन और फार्मा इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो कंसल्टेंट्स हैं उन्हें जरूरत है कि हम अपने फार्मर्स को इस तरीके से अवेयर और एजुकेट करें कि वो सब इस तरह की चीजें लें। अल्टीमेटली इनका प्रोडक्ट ह्यूमन की फूड चेन में आने वाला है। तो जो फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स को, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो या उन्हें हम यहाँ अपने देश में फूड खिलाने की बात करें लोगों को,
हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और उसके लिए हमारी जो फीड क्वालिटी है, जिसपे मुझे लगता है डॉक्टर ओपी चौधरी जरूर चर्चा करना चाहेंगे, कि हमारी जो फीड क्वालिटी है, जिसके रेगुलेशंस पे हम आज बात करना चाहते हैं, हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स की तरफ नहीं जाना चाहेंगे। हम जाना चाहेंगे कि सबसे पहले हम अपना स्टैंडर्ड, कम से कम जो मिनिमल ओआई स्टैंडर्ड्स है, क्योंकि आज की तारीख में ईयू स्टैंडर्ड्स हमारे इन सब स्टैंडर्ड से ज्यादा निकलता हुआ दिखता है, तो हमें उस लेवल तक उठने की जरूरत ही है। लास्ट में मैं जरूर ये कहूंगा कि एक जो मैकेनिज्म हमारे पास है, अगर डिजीज हो जाती है तो हम चाहते हैं कि फार्मर्स ओपनली आए, प्रॉपरली रिपोर्ट करें, और डिजीज में अगर कोई कंपनसेशन का मैकेनिज्म है, जो हम अभी आज की डेट में रिवाइज भी कर रहे हैं, बासु साहब उसके ऊपर थोड़ा हाईलाइट भी करेंगे, कि उस मैकेनिज्म में वो हमें पार्टिसिपेशन दिखाएं। हमारी पॉलिसीज जो हैं वो डिजीज इरेडिकेशन की हैं, डिजीज कंट्रोल की पॉलिसीज नहीं। हम चाहते हैं आपके पास डिजीज ना हो, देश में से डिजीज खत्म हो जाए, आपके लिए अच्छा मार्केट बने। और इसके लिए मैं जरूर चाहूंगा कि ये जो एसोसिएशन है वो फार्मा इंडस्ट्री के साथ भी बात करे, उनके साथ भी इस तरह के एक एसोसिएशन जनरेट करे कि जो हम पीपीपी मोड थ्योरी में बोलते हैं, वो प्राइवेट पार्टनरशिप इनके साथ एक प्रैक्टिकल फॉर्म में सामने आए, और साथ में हमें ये दिखाई दे कि फार्मा इंडस्ट्री भी सिर्फ बेनिफिट्स को देखते हुए कोई वैक्सीन या कोई ड्रग इंट्रोड्यूस ना करे, उसकी एक्चुअल नीड की भी हम असेसमेंट कर लें। और ये असेसमेंट, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा पैनल, इससे अच्छे एसोसिएशन और इंडस्ट्री जब एक साथ आएंगे तो कोई कर पाएगा। तो मेरी अपनी एक ये सोच है कि गवर्नमेंट हमेशा आपके भले के लिए दुनिया काफी पॉलिसीज के बारे में बात करती है। इसमें जो ये पॉलिसीज हम बात कर रहे हैं, इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डायरेक्टली फार्मर्स के ऊपर होता है। ये सब लोग जानते हैं कि अगर हम, जो गवर्नमेंट की एक सोच है कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम, इसमें एनिमल हस्बेंड्री का रोल और उसमें पोल्ट्री का रोल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि हम ये सब चीजें करते हैं लीगल फ्रेमवर्क के अंदर। अभी पिछले एवियन इन्फ्लुएंजा के आउटब्रेक में हमें ये पता चला, और मैंने कुछ वैक्सीन्स का पता भी कराया, जो अनअप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं, स्पूरियस वैक्सीन्स हैं, वो खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। और उन वैक्सीन्स में हमारे खुद के मैन्युफैक्चरर्स, जो हमारे यही इंडस्ट्री के पार्टनर भी हैं, शायद उनके साथ लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी हैं, वो लोग वो स्पूरियस वैक्सीन्स लगा रहे हैं इन द नेम ऑफ वेरिएंट्स। अब अगर ये सब चीज प्रैक्टिसेस की अगर हम लीगल फ्रेमवर्क में पॉलिसी सपोर्ट की हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी इंडस्ट्री को एक ओपन फ्रेमवर्क में सामने लाना होगा। हमें इन सब मुद्दों को एक एक करके उन्हें अवेयर भी कराना होगा, इनके बेनिफिट्स भी दिखाने होंगे। हो सकता है हम पूरी इंडस्ट्री को एक साथ तैयार ना कर पाए, लेकिन कुछ एरियाज में हम कुछ मॉडल अच्छे जरूर तैयार कर सकते हैं, जहां हम ये कहें कि हमने ओवरऑल एएमयू का रिडक्शन कर दिया, एएमआर की हमारे पास एक सपोर्ट है, गवर्नमेंट पॉलिसी को भी सपोर्ट है, और इसमें हम डिजीज रिपोर्टिंग के लिए भी तैयार हैं। डेफिनेटली ये मैं एश्योर करना चाहूंगा अपने कलीग्स के बिहाफ पे, अपने डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके हर तरीके के सपोर्ट के लिए पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से डिटरमाइंड है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इसी खुले मन के साथ हमारे साथ आएं, ताकि हम जो सोच रहे हैं उसे प्रैक्टिकली फील्ड में इम्प्लीमेंट कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऑर्गेनाइजर्स का, इसमें चितूरी साहब और खासतौर से गुलरेज आलम जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया पॉलिसी के ऊपर और गवर्नमेंट के सेंटीमेंट्स को एक्सप्रेस करने का। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद प्रवीण मलिक साहब, आपने बहुत ही विशेष पॉइंट सबको बताया और सब फार्मर्स के पोल्ट्री इंडस्ट्री के हित में थे।